जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आइए हमें राजपूत वंशों की उत्पत्ति के विषय में जानेंगे। खासकर यह वह काल है, ये मध्यकाल यानी पूर्व मध्यकाल का ये है दौर है भारतीय इतिहास में, खासकर उत्तर भारत में। इसमें बहुत से राजपूत वंश हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि 550 से ईस्वी के बाद गुप्त उत्तर भारत में अब एक शक्तिशाली सत्ता नहीं रही और इसके अधीन जितने भी सामंत थे, मतलब इनके जो क्षेत्रीय सरदार थे, वे इनसे स्वतंत्र होते चले गए और इन्होंने स्वतंत्रता घोषित करते हुए अपने अपने स्थान विशेष पर अपने राज्य को स्थापित कर लिया। मतलब कई स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए और यह उस दौर के राजपूत कालीन इतिहास को बताता है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति यानी पूर्व मध्यकाल का दौर है, यानी 800 से लेकर 1200 एडी का दौर है। 550 एडी आते आते गुप्त वंश का उत्तर भारत में पतन हो गया और इसका मूल क्या कारण था? हुनों का आक्रमण। जैसा कि आप जाने थे, स्कंद गुप्त ऐसे अंतिम में गुप्त महान शासकों में आते हैं जिनके समय हुनों का आक्रमण प्रारंभ हुआ, लेकिन उन्होंने हुन आक्रमण को काफी हद तक रोकने का प्रयास किया, यानी हुनों को पराजित किया। तो देखिए, हुनों का आक्रमण उसका मूल कारण था पतन का गुप्त वंश का। फलस्वरूप गुप्तों के क्षेत्रीय सामंत स्वतंत्र होते गए। जब इसका पतन हुआ गुप्त साम्राज्य का, तो पाटलिपुत्र का गौरव नष्ट हो गया और उसके स्थान पर कन्नौज यानी यूपी उत्तर भारत की राजनीतिक गतिविधि का मुख्य केंद्र पाटलिपुत्र और मध्य प्रदेश का जो उज्जैन क्षेत्र था, यह गुप्तों की गतिविधि का मुख्य केंद्र था। अब उसका स्थान उत्तर भारत के यूपी में स्थित कन्नौज ने ले लिया। तो ये ध्यान रखें। आपने पुष्यभूति वंश में भी जाना कि हर्षवर्धन के द्वारा कन्नौज ही राजधानी बनाई गई थी उत्तर भारत की। आगे उत्तर भारत के अधिकांश से राजपूत राजवंश थे, अतः यह दौर सामंतवाद के उत्कर्ष का दौर था, जिसे राजपूत युगीन इतिहास भी कहा जाता है। यही चीज है राजपूत युगीन इतिहास। अब राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न विद्वानों का अपना अपना मत है। देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न संदर्भ में की है। इसे भारत में रहने वाली जाति मानते हैं, यानी कुछ विद्वान इसे मानते हैं कि यह भारतीय मूल की ही जाति है, तो कुछ विद्वान इसे विदेशियों की संतान कहते हैं। देखा जाए तो विभिन्न विद्वान जैसे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, कर्नल टॉड स्मिथ महोदय के अनुसार या फिर ओझा के अनुसार, मतलब राजपूतों की उत्पत्ति किस किस ढंग से हुई है, मतलब उनके क्या इस संदर्भ में विचार है, ये प्रश्न इससे प्रतियोगिता परीक्षा में बनते हैं। इसलिए हमको कुछ कथन, मतलब 3 से 4 कथन है प्रमुख, उनको ध्यान में रखना है। विभिन्न विद्वानों ने जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके कथन को देखा जाए राजपूत के संदर्भ में, तो राजपूत की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रमुख विद्वान है या इतिहासकार कह सकते हैं और राजपूत उत्पत्ति से संबंधित विचार। तो इस कॉलम को ध्यान में रखना है। आपका पृथ्वीराज रासों के अनुसार, तो आप जानते हैं कि चंद्रबरदाई जो थे पृथ्वीराज तृतीय, जो कि दिल्ली के चौहान वंश के शासक थे, उनके ये कवि थे चंद्रबरदाई। तो उनके अनुसार जो उन्होंने पृथ्वीराज रासों में लिखा है कि यह आबू पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ द्वारा यज्ञ कराने पर उनके यज्ञ के अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। देखिए, अग्निकुंड से राजपूत की उत्पत्ति हुई है। तो यह आबू पर्वत राजस्थान में पड़ता है और आबू पर्वत आप जानते हैं जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा देखिए, कर्नल टॉड, इनके अनुसार है राजपूत शक, कुषाण, हुन आदि विदेशियों की संतान थे। आप शक, कुषाण, हुन के बारे में भी विषय में जानते हैं। यह पश्चिमोत्तर भारत में एक समय आक्रमणकारी के रूप में आए थे। मौर्यों के उत्तराधिकारी, देशी उत्तराधिकारी में आपने देखा था कि अग्निमित्र के समय हुनों का आक्रमण बड़े पैमाने पर पश्चिमोत्तर भाग से होता है और बाद में शक, कुषाण और हुन भारत में ही आकर उसकी कुछ शाखा शासन करती है। अगला देखिए, एक है कनिंघम, उन्होंने यूची कुषाण जाति की संतान माना है। और आगे देखिए, ईश्वरी प्रसाद और डीआर भंडारकर ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का समर्थन किया है। और स्मिथ महोदय ने क्या कहा है, प्राचीन आदिम जनजाति गोंड, खड़वाड़ आदि के राजपूत वंशज है। मतलब ये इसके देशी उत्पत्ति को मानते हैं स्मिथ। और ओझा और वैद्य जैसे इतिहासकार इसे
जो 4 वर्ण क्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो भारत का अपना मूल है, तो उसमें क्षत्रिय की संतान राजपूत को ये माने। तो आपको इस प्रकार ध्यान में रखना है चंद्रबरदाई का कथन, जो कि माउंट आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि के यज्ञ कराने से, उसके यज्ञ कुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, पहला। दूसरा आप ध्यान रखिएगा कर्नल टॉड का, इन्होंने शकहून की संतान मानी है राजपूत को, कनिंघम के द्वारा यूची कुषाण की संतान मानी गई है, और ईश्वरी प्रसाद और डी.आर. भंडारकर इसके विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। और स्मिथ ने कहा है क्या, यह गोंड खरवाड़ जनजाति की संतान है ये, और ओझा और वैद्य के अनुसार देखा जाए तो यह क्षत्रिय वर्ण से ही उत्पन्न राजपूत हुए हैं। इसके अलावा बहुत से मत दिए गए हैं, लेकिन परीक्षा में इनसे ही प्रश्न ज्यादातर पूछते हैं, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, या फिर स्टेट से संबंधित दरोगा, सिपाही, पुलिस, जितने भी एग्जाम है सब इसी से ज्यादातर आते हैं। कुछ अगर विदेशी विद्वानों का देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि यह मिश्रित जाति, यानी भारत में जो 4 वर्ण क्रम है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें चारों वर्ण का रक्त मिश्रित है राजपूत में। तो इसमें आगे हमको नहीं जानना है, यही 4 या 5 जो आप इतिहासकार हैं उन्हीं से जानिए और प्रश्न हल हो जाएगा। अब आइए राजपूत वंश के शासकों को देखा जाए तो कुल अभी हमको इतिहास में पढ़ना है, कुल 8 राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि विभिन्न भिन्न क्षेत्रों पर उत्तर भारत में यह शासन कर रहे हैं। इसमें पहला देखिए गुर्जर प्रतिहार, दूसरा गढ़वाल यानी ये राठौर राजवंश है, तीसरा चाहमान या चौहान राजवंश, चौथा परमार राजवंश, पांचवा चलनेल राजवंश, छठा सोलंकी या गुजरात के चालुक्य कहेंगे, और सातवां कलचुरी चेदी राजवंश, और आठवां सिसोदिया राजवंश। तो हम इसके संस्थापक और वह किस क्षेत्र में अवस्थित है इसको जानेंगे, तो उसके प्रमुख अंतिम शासक को भी जानेंगे। तो ये देखते हैं एक एक करके। तो पहला है गुर्जर प्रतिहार राजवंश, जिसमें आपने त्रिपक्षीय संघर्ष जो राजपूत, पाल एवं गुर्जर प्रतिहार के साथ हुआ था, उसमें गुर्जर प्रतिहार के शासक को देखा था आपने। तो देखिए मालवा के नागभट्ट प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई, और इसका क्षेत्र है क्या, पश्चिमी भारत से लेकर, पश्चिमी भारत यानी गुजरात से लेकर ग्वालियर तक का क्षेत्र इसके अंतर्गत आया था। और यह छिटपुट देखा जाए तो कन्नौज पर कभी अधिकार कर लेते हैं, तो ऐसे उत्तर भारत के बहुत से क्षेत्र को जीतते और फिर उस क्षेत्र को हार भी जाते थे। तो इसके संस्थापक का नाम आप ध्यान रखिए नागभट्ट प्रथम, और अंतिम शासक यशपाल था, इतना ध्यान रखना है आपको। और दूसरा देखिए गढ़वाल राठौर राजवंश, जिसके संस्थापक जो है चंद्रदेव है, और यह वाराणसी क्षेत्र में है, यूपी में वाराणसी है, और अंतिम शासक इसके जयचंद है। और आप ध्यान रखिएगा 1192 में जो तराइन का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच, उसमें इसी गढ़वाल राजवंश के शासक जयचंद, अंतिम शासक जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था, जिसको बाद में देखा जाए तो चंदावर के युद्ध में, यानी 1194 में जो चंदावर का युद्ध होता है, मोहम्मद गोरी ने बुरी तरीके से जयचंद को पराजित किया था और उसकी सत्ता को अपने में हस्तगत कर लिया था। तो ये तीसरा देखिए चाहमान या चौहान राजवंश, इसके संस्थापक वासुदेव माने जाते हैं, और यह अधिक्षत्र या यही छत्र पहले राजधानी इसकी थी, और उसके बाद इसको अजमेर यानी राजस्थान के अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। शासक पृथ्वीराज तृतीय थे। यही अगर देखा जाए तो 1191 में जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य प्रसिद्ध तराइन का युद्ध हुआ था, प्रथम तराइन का युद्ध, उसमें मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से इन्होंने पराजित किया था। और लेकिन यही तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में जो हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और देखिए आगे देखा जाए तो परमार राजवंश, इसके संस्थापक हैं उपेंद्र राज, और इसकी राजधानी धारा नगरी यानी उज्जैन को कहा जाता है धारा नगरी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और परमार राजवंश के ही स्थान पर तोमर वंश की स्थापना हुई थी, जिसके शासक एक अनंगपाल थे, जिन्होंने दिल्ली की स्थापना की। दिल्ली आप देख रहे हैं जिस शहर को, तो अनंगपाल ने जब दिल्ली की स्थापना की थी तो उस समय इसको ढिल्लिका कहा जाता था, दिल्ली का। तो दिल्ली देखा जाए तो कई बार
मतलब उजड़ के बसी है दिल्ली। तो इसमें अगर दिल्ली के संस्थापक का नाम पूछे तो वो अनंगपाल होंगे, जो कि तोमर वंशी शासक है। तो परमार वंश के बाद तोमर वंश आया, और तोमर वंश के बाद देखा जाए तो वो चौहान वंश या चाहमान वंश आया, जिसके प्रसिद्ध शासक रहे पृथ्वीराज तृतीय, जिसके विषय में आपने जाना। चंदेल वंश से इसके संस्थापक नन्नू को माना जाता है, जिन्होंने 831 ईस्वी में जेजाक भुक्ति यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेल राजवंश की स्थापना की। देखिए सोलंकी या गुजरात के चालुक्य, आप याद कीजिए चालुक्य से आप परिचित हो चुके हैं। इससे पूर्व आपने बादामी के चालुक्य को देखा था, कल्याणी के चालुक्य को देखा था। तो अब ये गुजरात के क्षेत्र के चालुक्य, वो दक्षिण भारत से संबंधित है, ये दक्कन प्रदेश के चालुक्य थे, और यह गुजरात के चालुक्य है, और यह मध्यकाल का दौर है। और देखिए इसमें मूलराज प्रथम इसके संस्थापक है, और अनहिलवाड़ा यानी गुजरात में इन्होंने इसकी राजधानी स्थापित की थी, जिसको अनहिलवाड़ा कहते हैं। तो अनहिलवाड़ा के भी चालुक्य कहलाते हैं, या सोलंकी वंश भी कहलाता है। तो इसके अंतिम शासक भीम द्वितीय हुए, जिन्होंने महमूद गजनबी को पराजित किया था। अंतिम शासक हुए भीम द्वितीय, और इसी के स्थान पर बघेल वंश आया। भीम द्वितीय के सामंत लवन प्रसाद के द्वारा बघेल वंश की स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। और इसके अंतिम शासक कर्ण द्वितीय माने जाते हैं बघेल वंश के। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया था, तो यही अंतिम शासक जो कर्ण द्वितीय हैं उनसे उसका सामना हुआ था, और इसने अपनी सत्ता यहां गंवा दी थी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद। तो आइए देखते हैं फिर सातवां देखा जाए तो कलचुरी चेदी राजवंश से इसके संस्थापक कोक्कल थे, और राजधानी इसकी थी त्रिपुरी, यानी ये एमपी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। और अगला देखा जाए सिसोदिया राजवंश, इसके संस्थापक राणा हम्मीर को माना जाता है, और यह राजवंश अपनी शौर्य और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें काफी सारे राजपूत शासक हुए, जिसका क्षेत्र था मेवाड़ का क्षेत्र था, और जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी यानी चित्तौड़गढ़। राणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा आदि जो नाम है इन्हीं से जुड़ा हुआ है सिसोदिया वंश से। तो इस प्रकार आपने राजपूत वंश से परिचय प्राप्त किया, और भारत के किन किन क्षेत्रों पर इनका शासन था, और इनके संस्थापक कौन थे, और कुछ के अंतिम शासक कौन है, इसको आप ध्यान रखिए। इसी से अधिकतर इससे आने वाले प्रश्न हल हो जाएंगे। अब आइए एक एक करके हम देखते हैं। पहले गुर्जर प्रतिहार शासक प्रतिहार वंश को देखा जाए तो जैसा कि आप इसके संस्थापक को जानते हैं, मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। तो यह अगर देखा जाए इसका मूल क्षेत्र तो यह एमपी का क्षेत्र है, लेकिन विस्तार गुजरात तक हुई थी इसकी। और कन्नौज के यानी यूपी का भी क्षेत्र है, मतलब यूपी और एमपी मूल क्षेत्र और विस्तार गुजरात तक देखा जा सकता है इसको। तो ये देखिए संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है, जो कि वास्तविक संस्थापक के रूप में है, और यह मालवा के शासक थे। और संस्थापक यदि हरिचंद आए तो सबसे पहले हरिचंद ने ही गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। और राजधानी तो उज्जैन में नागभट्ट प्रथम के द्वारा राजधानी स्थापित की गई थी, और आगे जो राजधानी है कन्नौज यानी मिहिर भोज के द्वारा इसको स्थापित किया गया कन्नौज में। तो यहाँ पे देखिए नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने हराया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए एकदम ध्यान रखिएगा। क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और बंगाल के पाल शासक यानी बिहार बंगाल क्षेत्र के पाल शासक भाग लिए थे। उसमें कौन कौन शामिल है उसको आपको देखना है। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक मिहिर भोज था। विष्णु के सम्मान में उसने आदिवाड़ा की उपाधि धारण की, मतलब यह वैष्णव धर्म को मानने वाला था मिहिर भोज, और इसने आदिवाड़ा की उपाधि धारण की। और ग्वालियर में आदिवाड़ा का मंदिर भी इसने स्थापित किया था, ध्यान रखिएगा। इसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी, आपने देखा ही। देखिए राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे, और राजशेखर एक प्रसिद्ध विद्वान थे और जिनकी रचना मूल रूप से पूछी जाती है। देखिए कौन कौन है इनकी रचना राजशेखर के थे। बाल रामायण, बाल भारती, काव्य मीमांसन और कर्पूर मंजरी है। इस वंश के अंतिम शासक यशपाल माने जाते हैं, और जिसे राठौर राजवंश ने हराकर इसी स्थान पर राठौर राजवंश की स्थापना की थी। इस प्रकार आप गुर्जर प्रतिहार शासकों को देखें, फिर आगे राठौर वंश के शासक को देखा जाएगा, और अन्य राजपूत शासक से परिचित हो गए। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं।